दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग आज हिपोथेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा सिलोगिज्म। सिलोगिज्म के बाद अगला टॉपिक होगा एजम्पशन। ठीक है, ये जो हिपोथेटिकल रीजनिंग है इसे ही इन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इससे सीसेट में कंप्रीहेंशन वाले पोर्शन में 2 से 3 सवाल प्रति वर्ष पूछे जाते हैं, जबकि सिलोगिज्म से भी 2 सवाल पूछे जाते हैं और एजम्पशन से 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम इन सारे चीज़ों को सीखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में होता क्या है मुख्यतः, तो एग्जामिनर सरल चीज़ों को क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके इस तरह से देता है। मतलब जिसे ठेठ भाषा में बोलते हैं ना कि नाक को सीधा न पकड़ के नाक को उल्टा पकड़ना, या कान को सीधा न पकड़ के कान को उल्टा पकड़ना, वही काम एग्जामिनर के द्वारा किया जाता है। तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों का फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले कुछ आर्गूमेंट दिया रहता है जिसे तर्क या कथन दिया रहेगा। कथन, इसे इंग्लिश में वहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है। स्टेटमेंट दिया रहेगा। ये स्टेटमेंट एक लाइन का हो सकता है, ये स्टेटमेंट फ्रेज के रूप में हो सकता है, ये स्टेटमेंट पूरा पैसेज के रूप में हो सकता है। जो कंप्रीहेंशन में आप लोगों से सवाल पूछा जाता है वहाँ स्टेटमेंट पूरा का पूरा पैसेज हो जाता है, और जब आप बनाने बैठते हैं उस सवाल को तो आप उसे कंप्रीहेंशन सोचकर बनाते हैं, जबकि वो सवाल रहता है एनालिटिकल रीजनिंग का। यही मेन कारण है जो कंप्रीहेंशन में बच्चों के सवाल गलत हो रहे हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि एजम्पशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को सीसेट के पेपर में ये 7-8 सवाल को छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है, तो सबसे पहले कथन दिया रहता है। कथन से मिलता जुलता कुछ निष्कर्ष दिया रहता है। निष्कर्ष, प्रस्ताव, आधार जो भी बोल लीजिए, प्रीमिसेज, प्रोपोजिशन, कंक्लूजन जो भी बोल लीजिए। ये निष्कर्ष भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। कभी कभी कुछ हिडन निष्कर्ष होता है। जो हिडन निष्कर्ष होता है उसे ही हम एजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल्पनिक तर्क या हिपोथेटिकल रीजनिंग। तो एग्जामिनर इस तरह के सवाल को कैसे फॉर्म करेगा, इसके लिए हम लोग पहले एक सवाल के फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो जो सवाल का जनरल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट कैसे लिखा रहेगा, इफ़ पी देन क्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कोई भी चीज़ लिखा रहे, सिंपल पी और क्यू ही मान लेते हैं, इफ़ पी देन क्यू, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें पी बड़ा है या क्यू बड़ा है। कमेंट करके बताइए आप क्या समझ पा रहे हैं वीडियो पॉज करके, कि यहाँ पी बड़ा है या क्यू बड़ा है। अब ये एक फॉर्मेट होता है जहाँ हमें शब्द को पकड़ना है, जैसे इफ़ को पकड़ना है, देन को पकड़ना है। ठीक है, तो देन के साथ जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो बड़ा साइज का होगा, जबकि इफ़ के साथ जो लिखा रहेगा वो छोटे साइज का होगा। समझे? इसे आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा परीक्षा में कि इफ़ के साथ जो चीज़ें दी रहेगी वो छोटी होगी, जबकि देन वाली चीज़ें बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, सब लोगों को एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का। हम पी को यूपीएससी से रिप्लेस कर लेते हैं। इफ़ यूपीएससी देन ग्रेजुएशन। यूपीएससी के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो ग्रेजुएशन होना यूपीएससी के लिए क्राइटेरिया है। ये सब लोग जान रहे हैं। इतना इंग्लिश के साथ सब लोग कंफर्टेबल होइएगा। यदि कंफर्टेबल नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, आगे से और हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का,
लगभग 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। पास कितने होते हैं? 1 के 1000। बड़ा कौन हो गया? 5 लाख, यानी ग्रेजुएशन हमारा बड़ा हो गया और 1 के पास होने वाले हैं, यानी ये छोटा हो गया। तो आप इस यूपीएससी और ग्रेजुएशन से आप आराम से समझ जाइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। अब देखिए P देयरफॉर Q, यहाँ पे पहला निष्कर्ष है, ठीक है, या पहला इन्फ्रेंस है या पहला अनुमान है। यदि हम इस स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं तो इस चारों में से कौन सही होगा और कौन गलत होगा ये हमें चेक करना है। आइए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। अब देखिए, ये हमारा पहला था ए, कंक्लूजन में, निष्कर्ष में ए यही था, P देयरफॉर Q। अब इफ़ P देन Q, इसे हमने लिख लिया था इफ़ यूपीएससी देन ग्रेजुएशन, ठीक है। बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे पूछिएगा। मैं काफ़ी धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि ये एनालिटिकल रीजनिंग की शुरुआत हो रही है, तो चीज़ों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। बिना समझे सवाल परीक्षा में नहीं बन पाएगा। हमें इसी फॉर्मेट में, हमें परीक्षा में भी हमेशा यूपीएससी और ग्रेजुएशन को ध्यान में रखना होगा। और सवाल जिस भी फॉर्मेट में पूछे, आप इफ़ के साथ यूपीएससी को बैठा दीजिएगा, देन के साथ ग्रेजुएशन को, और आप सवाल आराम से बना लीजिएगा। तो P देयरफॉर Q, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे P क्या है? P है। ये क्या है? Q है, ठीक है। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं P देयरफॉर Q। तो कोई भी व्यक्ति P देयरफॉर Q, P यानी कि जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो यूपीएससी में सिलेक्ट होगा, क्या वो ग्रेजुएट होगा? तो बिल्कुल ग्रेजुएट होगा, क्योंकि यही तो क्राइटेरिया है। जब तक उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ रहेगा वो यूपीएससी का फॉर्म ही नहीं भर सकता है। तो P देयरफॉर Q, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ P देयरफॉर Q कहने का मतलब है कि P सही है इसीलिए Q सही है, ठीक है। P देयरफॉर Q कहने का मतलब है कि P सही है इसीलिए Q सही है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ है वो ग्रेजुएशन पास होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। अब देखिए, ये था बी नंबर में, ये था बी नंबर में क्या कहा जा रहा था? नॉट P देयरफॉर नॉट Q, ठीक है। अब फिर से ले लेते हैं P क्या था? यूपीएससी। Q क्या था? ग्रेजुएशन, ठीक है। अब दे रहा है नॉट P मतलब कि यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। अब यदि यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या वो ग्रेजुएट नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 1000 सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और ये 5 लाख के 5 लाख ग्रेजुएट है, ये हम जान रहे हैं। मतलब 4,99,000 ऐसे ग्रेजुएट मिल गए जो यूपीएससी क्लियर नहीं किए हैं। तो यानी यूपीएससी क्लियर न किए फिर भी ग्रेजुएट नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आजकल एक नए तरीके का बनता है कंक्लूजन, जिसमें बोल दिया जाता है पार्शियली ट्रू, ठीक है, अंशतः सही, ठीक है। अंशतः सही वाली बात है। तो ये बात सही हो सकता है अंशतः, कि बहुत सारे इस 5 लाख के अलावा भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं है और जो यूपीएससी भी पास नहीं हुए हैं। तो ऐसे सवाल का जवाब में पार्शियली ट्रू भी सही हो जाएगा, या तो फॉल्स होगा या फिर पार्शियली ट्रू होगा। फुल्ली ट्रू, जिसे हम ट्रू बोलते हैं, वो होने की संभावना यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ये बात? आइए हम लोग आते हैं अपने तीसरे विकल्प पे। तीसरे विकल्प पे क्या कहा जा रहा है? इफ़ P देन Q, और इससे जो है निष्कर्ष निकाला जा रहा है Q देयरफॉर P, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए इसका जवाब, P Q। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं?
यदि समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं तो वो बात भी बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊँ तो इन चीज़ों को दोबारा से दोहरा दूँ। ठीक है। क्यू हो गया ग्रेजुएशन। यहाँ पे बोला जा रहा है क्यू देयर फॉर पी। पहले ये देख लीजिए, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू देयर फॉर पी। यहाँ बोला जा रहा है कि क्यू मतलब कि जितने लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो सब के सब यूपीएससी सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुएट तो करोड़ों है, यूपीएससी में तो पास होना है एक के मतलब जितना सीट रहता है उतना ही। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है? पार्शियली ट्रू है ये स्टेटमेंट? तो देखिए, जो भी लोग यूपीएससी पास होंगे वो तो ग्रेजुएट होंगे ही ना। जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक यूपीएससी कैसे पास करेंगे? तो इसीलिए ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अंतिम विकल्प पे। अंतिम विकल्प जो डी है उसे देख लेते हैं। डी में क्या बोला गया है? डी में बोला गया है इफ़ पी देन क्यू, और इससे हमारा निष्कर्ष आता है नॉट क्यू देयर फॉर नॉट पी। ठीक है, पी क्यू। ठीक है, यूपीएससी ग्रेजुएशन। आप लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं ना यूपीएससी और ग्रेजुएशन से? अब देखिए, नॉट क्यू यहाँ पे दिया जा रहा है कि क्यू मतलब जो व्यक्ति है वो ग्रेजुएट ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ग्रेजुएट नहीं है वो क्या यूपीएससी क्लियर कर सकता है? तो वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता है। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने का मतलब क्या है कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हमने चारों स्टेटमेंट को देख लिया। यहाँ पे क्या है? नॉट क्यू देयर फॉर नॉट पी, मतलब कि दोनों फॉल्स दिया जा रहा है। ये भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, पी भी फॉल्स है, लेकिन फॉल्स से भी हमारा कंक्लूजन जो है वो ट्रू निकल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग की यही खूबसूरती है। जब हम लोग सिलोगिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें कथन में क्या दिया हुआ है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, कथन का मतलब ही नहीं रहेगा। हम सिर्फ कंक्लूजन देखेंगे, और कंक्लूजन यदि दो कंक्लूजन दिया हुआ है, एक और दो, और दोनों किसी निश्चित फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, दोनों कंक्लूजन किसी निश्चित फॉर्मेट में रहेगा, तो वहाँ से हम निष्कर्ष निकालने की स्थिति में रहेंगे, हम अपने आंसर को निकालने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एनालिटिकल रीजनिंग में होगी। हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। यूपीएससी का एग्ज़ाम कितना टफ हो गया है ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज से मार्क्स आने लगे हैं। मेरे जितने भी परिचित हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और जिनका जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो सब के सब सिर्फ सीसेट की वजह से प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो सीसेट में 66 मार्क्स लाना आज के समय में एक टफ काम हो गया है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि 200 मार्क्स में से आसान क्वेश्चन ढूंढना है। 100 मार्क्स के भी यदि आसान क्वेश्चन मिल जाता है तो हम उसे बनाएंगे और आराम से 66 छोड़िए 75 मार्क्स लेकर आ जाएंगे। आप सोच देखिएगा, सिर्फ 75 मार्क्स लाना था जीएस पेपर 1 में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 140 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 60 नहीं ला पाए। एक रिजल्ट मैं देख रहा था 104 मार्क्स था जीएस पेपर 1 में, और जीएस पेपर 2 यानी सीसेट में सिर्फ 25 मार्क्स आया। मेरे कहने का मतलब है अब जितना समय बचा है, जो 50 दिन समय बचा है, इसमें सीसेट को हल्के में न लीजिए। यदि आप 10 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो आप 3 से 4 घंटा सीसेट को ज़रूर दीजिए, नहीं तो सारा जीएस पढ़ा हुआ धरा का धरा रह जाएगा। सोचिए इस बच्चे के बारे में, सोचिए इसके बारे में। 140 नंबर लाने का मतलब है जीएस पेपर 1 पे बहुत कमांड होना।
पर 66 न आने की वजह से 1 साल ख़राब हो गया। मुझे पता है ये सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे आगे के समय में, लेकिन समय तो 1 साल ख़राब हो गया ना। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा अपनी तैयारी के दौरान। ये नहीं है कि हमें सिर्फ जीएस पढ़ना है और सीसेट को इग्नोर करना है। काल्पनिक तर्क में एक दूसरे टाइप का भी सवाल पूछा जाता है। वो सवाल कैसा है? तो वो सवाल है आइदर पी और क्यू, ठीक है। इफ पी देन क्यू, ये तो हम लोग देख लिए। अब आइदर पी और क्यू का मतलब क्या होता है? जहाँ भी आइदर रहेगा उसका मतलब ये होता है कि या तो पी सही है, ठीक है, या तो पी सही है या क्यू सही है या दोनों सही है, ठीक है। यही आपको देखना रहेगा। 3 तरह की बातें हो जाएगी। आइदर पी और क्यू में 3 तरह की बातें हो जाएगी, या तो पी सही या क्यू सही या फिर दोनों सही, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि इससे तर्कसंगत निष्कर्ष क्या निकल पा रहा है। तो सबसे पहला है नॉट पी देयरफॉर क्यू, ठीक है। तो यहाँ दे दिया गया कि पी सही नहीं है, पी सही नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्यू सही है। तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पे 3 पॉइंट आया था, 1 2 3, तो इसमें से पहला वाला गलत हो गया। तो इसे तो सही होना ही है, दोनों सही नहीं हो सकता है। तो ये जब तक सही नहीं होगा ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? पी देयरफॉर नॉट क्यू। पी लिखने का मतलब क्या है कि पी सही है, ठीक है, पी सही है इसीलिए क्यू सही नहीं है, क्यू सही नहीं है। ये स्टेटमेंट सही होगा? ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है कि पी सही है तो दोनों भी तो सही हो सकता है। तो हम पी सही है से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं कि क्यू सही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दे रहा है तीसरे में कि क्यू देयरफॉर नॉट पी, मतलब क्यू स्टेटमेंट सही है इसीलिए पी स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब अंतिम पे आते हैं नॉट क्यू देयरफॉर पी, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? बोल दिया गया कि क्यू सही नहीं है। तो क्यू सही नहीं है इसीलिए पी सही है। ये डी स्टेटमेंट का मतलब यही है जो मैं लिख रहा हूँ। तो आइदर पी और क्यू का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया ये फुलफ़िल कर रहा है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ABCD में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है इसमें। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बातें बताई है। यहाँ पे ABCD के जगह पे 1 2 3 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर बोल दिया जाएगा कि इसके बाद से ABCD बनाया जाएगा, ठीक है। आंसर कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी सही नहीं है, सभी सही है, 1 और 4 सही है। इस तरह से 4 स्टेटमेंट परीक्षा में बना दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को एक बार आराम से समझिए, चीज़ों को कॉपी पे लिख के देखिए। आप लोग UPSC और ग्रेजुएशन से खुद को लिंक कर पाइएगा, और जब लिंक कर पाइएगा तो निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।